तो हिंदू महासभा का बजरंग दल जो बना वो आरएसएस था। और यहाँ से निकल करके आता है कि सर्टेन मराठी ब्राह्मण पेशवास ये पेशवाई की स्थापना करना चाहते हैं, और इसीलिए आप पाएंगे कि इनकी पूरी लीडरशिप जो भी रही है, हेगड़ेवार साहब रहे, हेगड़ेवार साहब के बाद गोलवरकर आए, गोलवरकर के बाद में बाला साहब देवरस आए, आपको या तो वो चित्पावनी ब्राह्मण मिलेंगे या देशस्थ कहते हैं, स्वयं जो हेगड़ेवार थे वो भी देशस्थ ब्राह्मण ही थे, तेलुगु ब्राह्मण होते हैं। तो ये इन्हीं के बीच में पूरी लीडरशिप मौजूदा जो है वो भी वही है। 1914 में गांधी आते हैं और कांग्रेस का पूरा कायापलट कर देते हैं। उनका सबसे बड़ा जो योगदान था वो ये था कि कांग्रेस को मुंबई और आसपास के या कुछ एलीट लोगों से बाहर निकाल करके उसको जनता तक लेकर के जाते हैं। आरएसएस के बारे में जब मैं सोचता हूँ, एक फिल्मी गाना याद आता है, बहती हवाओं सा था वो और उड़ती पतंग सा था वो। तो आरएसएस अपने आप में एक बहती हुई हवा है, धुएं का एक गोला है जिसका अपना कोई स्वरूप नहीं है। तो इसको संगठन कैसे बोला जाए, ये अपने आप में एक सवाल है। संगठन अगर लीगली बोला जाए तो उसकी कुछ मेंबरशिप होनी चाहिए, उसके अकाउंट्स होने चाहिए, उसका एक विधान होना चाहिए, उसको कैसे लोगों को चुना जाए, उसकी शाखाएं और उसके हेड ऑफिसेस किस तरीके से काम करेंगे, पूरा एक सिस्टम होता है, डिफाइंड होता है। वो भारत सरकार के द्वारा वो कानून, उनका जो अपना संविधान होगा वो अलाउड होगा, तभी कोई एग्जिस्ट कर सकता है। ये चीज़ें आज तक तो परिदृश्य में आई नहीं है, उनके पास ऐसा अगर कुछ है तो संगठन के रूप में उनको कहा जाए, यही एक सवाल है। अब आप पूछ रहे हैं कि इनकी आइडियोलॉजी को और ये कहाँ तक जाएंगे या क्या सोचते हैं, इसको लेकर के अगर बात करनी है, थोड़ा सा हिस्ट्री को हमको सोचना देखना पड़ेगा। और यहाँ एक और चीज़ है कि हिस्ट्री में जब हम जाते हैं तो हिंदू महासभा और आरएसएस, इन दोनों को हमको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। ये एक सिक्के के दो पहलू रहे हैं। तो मैं थोड़ा हिंदू महासभा के बारे में बात करूँगा। शुरुआत में जो हिंदू महासभा की स्थापना हुई है, सबसे पहले तो ये पंजाब के इलाके में क्षेत्रीय हिंदू महासभाएं बननी शुरू हुई थी, और वो क्षेत्रीय हिंदू महासभाएं, उनको मिला जुला करके एक राष्ट्रीय हिंदू महासभा बनाने का प्रस्ताव 1910 में आया था अधिवेशन में, जब विलियम विडरबर्न करके एक ब्यूरोक्रेट थे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, वो उस समय अध्यक्ष हुआ करते। प्रस्ताव उस समय गिर गया था। उस समय की कुछ राजनीतिक परिस्थितियां फिर ऐसी बनी कि महासभा की स्थापना आखिर में 1915 के आसपास जो है वो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय उसको करते हैं, एक शेप में आता है। और कांग्रेस के अंदर जो हिंदूवादी कुछ धाराएं थीं वो उसके साथ में जुड़नी शुरू हो जाती हैं। और इसमें प्रमुख कौन थे? प्रमुख थे मुंजे बाल गंगाधर तिलक के चेले थे, और ही वॉज अ रिस्पेक्टेड फिगर। उनका एक चेला था, उसका नाम था केशव बलीराम हेगड़ेवार, और ये दोनों बंदे कांग्रेस के कार्यकर्ता हुआ करते थे। 1914 में गांधी आते हैं और कांग्रेस का पूरा कायापलट कर देते हैं। उनका सबसे बड़ा जो योगदान था वो ये था कि कांग्रेस को मुंबई और आसपास के या कुछ एलीट लोगों से बाहर निकाल करके उसको जनता तक लेकर के जाते हैं। और इनके बीच में जो एक हिंदू वाला एक तत्व था, उससे बाहर और ले जा कर के मुसलमानों को जोड़ने के लिए खिलाफत का आंदोलन, उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस समय में मुंजे, हेगड़ेवार, इवन जिन्ना भी इसी समय में छोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस में अब उनकी लीडरशिप की आवश्यकता नहीं है, उनको कोई नए ठिए की ज़रूरत है। तो सब लोग अपना नया नया ठिया खोज रहे थे। तो मुंजे साहब जो है एक नया ठिया बनाने की सोचते हैं, और इसी दौरान में 1-2 साल के बाद में सावरकर भी बाहर आ जाते हैं। ये सब लोग मिलजुल करके हिंदू महासभा को एक राजनीतिक संगठन के रूप में खड़ा करने की बात करते हैं। अब राजनीतिक संगठन के साथ में कुछ अनुषांगिक संगठन भी होते हैं, तो बीजेपी है या आरएसएस, उसके साथ में बजरंग दल है। तो हिंदू महासभा का बजरंग दल जो बना वो आरएसएस थे। लीडिंग फिगर जो थे वो मुंजे थे। हेगड़ेवार स्मॉल फ्राई थे,
उनको अध्यक्ष बना दिया गया, क्योंकि प्रमुख संगठन जो था वो तो था हिंदू महासभा। सावरकर खुद अध्यक्ष बन नहीं सकते थे, मुंजे उसके अध्यक्ष बने और इस संगठन को चलाने के लिए दे दिया गया केशव हेगड़ेवार साहब। अब यहाँ से राजनीतिक परिस्थितियाँ जो हो रही हैं, हिंदू महासभा एक राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है और हेगड़ेवार जो कोशिश करते हैं वो ये है कि यूथ को जोड़ा जाए और उनको धर्म को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के, जो सावरकर की फिलॉसफी है उनको लेकर के देश में एक युवाओं को जोड़ा जाए और किस तरीके से जोड़ा जाए, उनको किस तरीके का फ़लसफ़ा दिया जाए। तो उनके जो सीनियर थे मुंजे साहब, वो बाकायदा इटली जाते हैं, वो मुसोलिनी से मिलते हैं, वहाँ से आते हैं। वो बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान को किस तरीके से इसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए। हिंदुस्तान में भी कोई एक शिवाजी जैसा डिक्टेटर होगा जो एक हिंदू पादशाही को स्थापित करेगा। दरअसल ये हिंदू पादशाही जो इनका जो फितूर है उसके पीछे भी एक रीज़निंग ये है कि जब मुसलमानों ने या बोलिए मुग़लों ने भारत के ऊपर में अपना कब्जा रखा हुआ था और मराठे उनको वापस धकेल रहे थे, वो एक प्रक्रिया चल रही थी। इस बीच में कहाँ से अंग्रेज आ गए और उन्होंने पूरा राजपाट हड़प लिया। तो अब उनके जगह पे अगर किसी को वापस स्थापित होना चाहिए अंग्रेज़ों के जाने के बाद, तो नेचुरल हक किसका बनता है? मराठों का बनता है। तो ये मराठों की पादशाही की स्थापना, ये पूरा थॉट जो है वो हिंदू महासभा और आरएसएस के दिमाग में चलता रहा है और यहाँ से निकल करके आता है कि सर्टेन मराठी ब्राह्मण पेशवाज, ये पेशवाई की स्थापना करना चाहते हैं और एक किसी को भी, एक जैसे शिवाजी दलित थे तो उनको किसी को राजगद्दी पे बिठा दिया जाए लेकिन असल सत्ता इनके हाथ में रहे। इस पूरी थिंकिंग के साथ में जो पूरी एक ब्राह्मणिकल सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर होता है उसको लेकर के ये इसीलिए बार बार लौट करके जाते हैं कि भाई वेदों की हम बात करेंगे, हम पुराणों की बात करेंगे और वहाँ कुछ बहुत अच्छा था हिंदुस्तान और हम वापस उसको उस गौरव पीरियड में ले जाएंगे। सच्चाई ये नहीं है, वो सब भी वो दौर भी गरीबी का था, वो दौर भी एक टायरेनिकल राजसत्ता का हुआ करता था जिसमें कुछ लोगों के हाथ में सत्ता हुआ करती थी। आज प्रजातंत्र छोड़ के आप उस तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं, तो इससे ये समझ में आता है। तो वही सोशल स्ट्रक्चर, वही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और उसी तरीके का एक वन अप मैनशिप जिस पर सर्टेन ब्राह्मणों का अपना एक कब्जा बना रहे, इस सोच के साथ में ये लोग आगे बढ़ते हैं। कालक्रम में ऐसा होता है कि हिंदू महासभा जो है वो गांधी जी की हत्या की वजह से बदनाम हो जाती है और जब बदनाम हो जाती है तो हिंदू महासभा का जो छोटा संगठन था, अब बड़ा संगठन खत्म हो गया, तो वो एक नया पॉलिटिकल आउटफिट बनवाता है जो जनसंघ है। सारे महासभा के लोग इसमें आकर के मिल जाते हैं और अब बड़ा संगठन कौन हो गया? ऐसे में मातृ संगठन आरएसएस हो गया और जनसंघ से फिर आगे भाजपा बनती है और इसके साथ साथ इनके और भी सैकड़ों संगठन हैं। कोई रजिस्टर्ड है, कोई रजिस्टर्ड नहीं है, अलग अलग लोग उसको चला रहे हैं, लेकिन ये सब पूरा फॉर्मेशन एक साथ होकर के चलता है और इन सबका एक ही मोटिव रहता है जो भारत को वापस एक ऐसे तानाशाही सिस्टम की ओर लेकर के जाना जिसमें सत्ता कुछ लोगों के हाथ में हो, संसाधन कुछ लोगों के हाथ में हो और बाकी की जनता जो है उनके इशारों पर उनकी दिए हुए जो भी अधिकार अगर देना चाहते हैं तो, न देना चाहते हैं तो रहमो करम कर रहे। ये पूरी एक थिंकिंग है और इसे धर्म के मुलम्मे में लपेट करके पेश करना ये रहा है और इसीलिए आप पाएंगे कि इनकी पूरी लीडरशिप जो भी रही है, हेगड़ेवार साहब रहे, हेगड़ेवार साहब के बाद गोलवरकर आए, गोलवरकर के बाद में बाला साहब देवरस आए, आपको या तो वो चित्पावनी ब्राह्मण मिलेंगे या देशज कहते हैं, देशस्थ कहते हैं, स्वयं जो हेगड़ेवार थे वो भी देशस्थ ब्राह्मण ही थे, तेलुगु ब्राह्मण होते हैं। तो ये इन्हीं के बीच में पूरी लीडरशिप मौजूदा जो है वो भी वही है। तो ये पूरी लीडरशिप उन्हीं लोगों के हाथ में रही है। एक आदमी मरते मरते चिट्ठी लिख करके चला जाता है कि मेरे बाद मेरा जो उत्तराधिकारी होगा फलाना होगा। जिस समय गोलवरकर को उत्तराधिकारी चुना गया था, उनके जो सीनियर थे
मतलब उस समय काफ़ी एक रसाकशी भी हुई थी, क्योंकि कहाँ से गोलवरकर अचानक से आ गए और वो उनको भूमिका दे दी गई, तो इस तरीके की चीज़ हुई। लेकिन फिर चूंकि कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं, ये एक ओलिगार्ची है जिसमें फ्यू पीपल सेलेक्ट देमसेल्फ अमंग देमसेल्फ, किसी एक को तय कर लेते हैं और उसको बिठा करके सब लोग आपस में मिलजुल करके एक शासन व्यवस्था को चलाते हैं। और अफसोस की बात है कि इनके द्वारा संचालित एक संगठन जो है आज डेमोक्रेटिकली हिंदुस्तान की सत्ता पर बैठा हुआ है और इसी पूरी व्यवस्था को लगाने की कोशिश कर रहा है।